जय हिंद साथियों। एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम जीके के पेपर नंबर 8 की। आज 8वां पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके सामने। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, आज का एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन नंबर 8 होने वाला है। पेपर फोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होने वाला है इसका? क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है देखिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहला? सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इससे पहले सुभाष चंद्र बोस 1938 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनते, फैजपुर वाले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में अगला है 1939 का त्रिपुरी। अगला 1939 का कहाँ पे? त्रिपुरी। ये कहाँ पे है बच्चों? ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर जगह का नाम है। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है बच्चों, मध्य प्रदेश में स्थित है। बोला गया क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि गांधी जी के किस उम्मीदवार को सुभाष चंद्र बोस ने इसके अंदर हराया था, यह बताना अपने को। कौन से उम्मीदवार को हराते हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लेकर पहली बार चुनाव हुआ था बच्चों, याद रखना। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार इसके अंदर क्या होता है? चुनाव होता है। आपको बताना है इनमें से कौन से उम्मीदवार को, महात्मा गांधी के उम्मीदवार को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। लाल बहादुर शास्त्री को हराया था, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हराया था, एस राधाकृष्णन को हराया था। पहला अध्यक्ष पद के लेकर लिए चुनाव कब होता है? 1939। आपका बताना है त्रिपुरी अधिवेशन में होता है। सुभाष चंद्र बोस और किसके बीच में होता है? पट्टाभी सीतारामैया के बीच में होता है। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पहला इलेक्शन कब हुआ? आंसर देना 1939 का अधिवेशन में होता है, त्रिपुरी अधिवेशन में होता है। महात्मा गांधी के कौन से उम्मीदवार के बीच में हुआ था? पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में होता है। और इसके अंदर जीत किसकी होती है? अध्यक्ष पद को लेकर जीत किसकी होगी? सुभाष चंद्र बोस की जीत होगी। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था 1938 का, उसके भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले 1938 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। 1939 दोबारा अध्यक्ष रहते हैं, चुने जाते हैं और जीत के चुने जाते हैं अब की बार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आगे चलते हैं, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या है क्वेश्चन? आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में एक थे? लाल बाल पाल, ये मार्कर आपको विजिबल नहीं होगा। लाल बाल पाल का मतलब है बच्चों, लाल बाल पाल का मतलब क्या है आप बताइएगा। लाल बाल पाल का मतलब क्या है? लाल मीन्स है, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ये कैसे नेता थे? तो आपको बताना है, ये इनकी जो विचारधारा थी, गर्मपंथ के नेता ये के नेता, ठीक है। गर्मपंथी नेता है, उग्रवादी नेता बची, उग्रवादी विचारधारा के नेता ये। विचारधारा के प्रमुख नेता कौन है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बोला इनमें से एक थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते, लाला लाजपत राय होंगे, चित्तरंजन दास नहीं होंगे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों आपका। क्या बताना है? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाला लाजपत राय दिया हुआ है। तीनों पूछे, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल है। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या होगा? लाला लाजपत राय होगा। आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे, लिख लेना बच्चों, आगे लिख लेना। दो विचारधारा थी, एक नरमपंथ की विचारधारा और दूसरी जो विचारधारा थी वो कैसे थी? गर्मपंथ की विचारधारा। अब नरमपंथ की विचारधारा की बात करता हूं मैं। नरम पथ की विचारधारा की बात की जाए या उदारवादी विचारधारा की बात की जाए
उदारवादी के प्रमुख नेता पूछ लिया आपसे तो क्या बताओगे? गोपाल कृष्ण गोखले थे बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले। बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ये कैसे थे? इनकी विचारधारा पूछे तो कैसी बतानी है आपको? बतानी है उदारवादी विचारधारा, नरम पथ की विचारधारा बच्चों। हो गई नरम पथ और गरम पथ में अंतर भी बता दिया आपने। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लेना, सारी चीजें लिख लेना। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप दोगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिएगा। क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन बोल रहा है नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बच्चों याद रखना, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है आपको बताना है। दामोदर जो नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर जो नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बिहार का शोक पूछता तो किसको बोलते? बिहार का शोक, बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो बताना है कोसी नदी को। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर से होता है बच्चों, छोटा नागपुर के पठार से होता है इसका नदी का उद्गम। आगे आकर यह नदी किस में मिल जाती है? तो आंसर देना आपको, यह नदी हुगली नदी में मिल जाती है। मिल जाती है बच्चों। क्लियर हुआ? क्वेश्चन का आंसर क्या था? बिहार का शोक बोले तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है बच्चे। क्वेश्चन था कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आंसर होगा दामोदर नदी। छोटा नागपुर से इसका उद्गम होता है और आगे जाके किस में मिल जाती है? तो आपको बताना हुगली नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दोनों चीजें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट डाउन कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का चौथा, इसका आंसर दीजिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है, क्या बताना बच्चों? ये बताना अपने को वर्ष 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। कौन सा था? पांचवा था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था? दूसरा नंबर का उत्पादक था बच्चों, दूसरे नंबर का। 2022 तक कौन से नंबर का उत्पादक था? दूसरे नंबर का। अगर प्रथम की बात की जाए, प्रथम की बात की जाए, प्रथम तो कौन होगा बच्चों? चीन होगा। प्रथम कौन सा होगा? चीन होगा। 2022 तक गेहूं के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे बड़ा देश था। प्रथम स्थान पर कौन था? चीन था। दूसरे नंबर पर कौन था? तो आंसर देना बच्चों भारत था। आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान होगा बच्चों। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है? एक बार आंसर दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन बोला है आपके सामने बच्चों। पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या बोला गया था? ये बोला गया बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल। अब बोला गया बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अंतिम तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम पूछे आपका बंगाल का गवर्नर जनरल, अंतिम पूछे आपसे। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम पूछ लिया आपसे प्रथम भारत के
गवर्नर जनरल पूछे आपसे, गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर अंतिम पूछे, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी कौन होगा बच्चों? अंतिम विजिबल सारी, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, मैंने पहले ही आंसर दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार्टर एक्ट अधिनियम, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 आंसर होने वाला है। चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के तहत बोला गया था भारत के अंदर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त होगा, लेकिन चाय और चीन का व्यापारिक अधिकार रहेगा। 1813 के चार्टर एक्ट में यह बोला गया था भारत के अंदर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाएगा, लेकिन चाय और चीन का व्यापारिक अधिकार रहेगा। भारत के अंदर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ईसाई मिशनरी भारत के अंदर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट किसके हैं? 1813 के चार्टर एक्ट के हैं। जो मैंने 4 पॉइंट बोले हैं, ये चारों के चारों पॉइंट किसके? 1813 के चार्टर एक्ट। पूछ लिया आपसे क्या बोलता है। 1 नंबर बताना आपको, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाएगा, लेकिन चाय और चीन का व्यापारिक अधिकार रहेगा। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है भारत में ईसाई मिशनरीज का क्या कर सकते हैं? अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है? भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किसके लिए दिए जाएंगे? शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। ये 1813 का चार्टर एक्ट है। 1833 का चार्टर एक्ट क्या बोलता है? 1833 का चार्टर एक्ट ये बोलता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। 1833 का चार्टर एक्ट बोलता है कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अब कंपनी क्या करेगी? भारत के अंदर व्यापार नहीं करेगी, सीधा के सीधा शासन करेगी। शासन के तहत भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। भारत में किसी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे के सारे इक्वल होगी। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया था भारत में दास प्रथा समाप्त कब होती है? आपसे पूछते दास प्रथा समाप्त कब हुई? प्रथा कब समाप्त हुई? 1833 के चार्टर एक्ट में बोला, और हुई कब, होती कब है? तो 1843 ईस्वी में होती। कब होती है? 1843 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? 1843 ईस्वी में हुई। 1853 का चार्टर एक्ट क्या बोलता है? अब भारत के अंदर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार व्यापार करने के लिए क्या दे दी? आजीवन परमिशन मिल जाती है। ये 1853 का चार्टर एक्ट था। ये सारी बातें आपको लिखनी है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारा विजिबल है, लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितनी भी मैंने बातें बोली है इस क्वेश्चन की, जितनी भी बात बोली सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लो बच्चों, जिसका था आपको इंतजार उसका आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बच्चों समझो, 1932 ईस्वी में स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन है? देखो बच्चों, 1932 में किसकी स्थापना की जाती है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है। सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका, महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? इससे पहले क्या होता है? पुन्ना पैक्ट होता है। पुन्ना पैक्ट आपसे पूछ ले, पुन्ना पैक्ट कब हुआ? डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेट याद रखोगे, 24 सितंबर 1932। सबसे पहले डेट याद रखोगे, पुन्ना पैक्ट कब हुआ आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बताना है? 24 सितंबर 1932 को पुन्ना पैक्ट होता है। किस किस के मध्य हुआ? अगर मध्य पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वर्सेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या होता है? पुन्ना पैक्ट होता है बच्चों। याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा दी मैंने आपको। क्या लिखा है? 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी ने। पुन्ना पैक्ट के बाद में किसकी स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पुन्ना पैक्ट कब हुआ? डेट याद रखनी, 24 सितंबर 1932 को होता है। किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी वर्सेज महात्मा गांधी, और किसके बीच में होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पुन्ना पैक्ट बोलते हैं। 24 सितंबर 1932 को होता है। इस समझौते के बाद में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? तो आंसर होगा, स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों लिख लेना। हरिजन सेवक संघ का पता होना चाहिए, पुन्ना पैक्ट का पता होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1175 ईस्वी में लड़ा गया, 1186 में, 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जाए, प्रथम युद्ध पूछे आपसे तो आंसर होगा 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ पूछ ले आपसे, तो आंसर देना है पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच में होता है बच्चों। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई, तो आंसर देंगे पृथ्वीराज चौहान की जीत। जीत किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद में अगर आपसे पूछे तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध अभी बताया अपन ने, तराइन का द्वितीय युद्ध अगले साल होता है द्वितीय युद्ध, तो आंसर देना आपको 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ, तो आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, मोहम्मद गौरी। इसमें जीत किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की जीत होती है बच्चों। अगर आपसे पूछ ले तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध तो आंसर क्या दोगे, 1216 ईस्वी। कब होता है 1216, किस किस के बीच में होता है, इल्तुतमिश वर्सेज यलदोजी, या यलदोज बोल सकते हो, यलदोजी बच्चों। इसमें जीत किसकी होती है, इल्तुतमिश की जीत हुई। किसकी जीत हुई, इल्तुतमिश की जीत हुई। ये क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ें, तीनों युद्ध बता दिए मैंने इसी पॉइंट के साथ में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो आंसर होगा 1192, प्रथम 1191, तीसरा 1216। लिख लेना बच्चों, सारी बातें लिख लेना, सारी बातें आप लिख लेना। कुछ कट रहा है क्या, तराइन का प्रथम युद्ध थोड़ा बहुत कट रहा है इधर से, तो मैंने बोल के बता दिया। ये लिखा हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी, जीत पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का द्वितीय थोड़ा सा कट रहा है, लिख लेना बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बच्चों, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र, कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है, अर्थशास्त्र की बात की जा रही है। रचना किसके द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, भानुगुप्त के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, या विष्णुगुप्त के द्वारा। विष्णुगुप्त के द्वारा की जाती है। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम बता सकते हो, चाणक्य बच्चे, चाणक्य। और कौटिल्य भी किसे कहा जाता है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है। चाणक्य और कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा किसकी रचना की जाती है, अर्थशास्त्र। जो मौर्यकालीन पुस्तक थी बच्चों, अर्थशास्त्र के रचयिता पूछ ले आपको क्या बताना है, विष्णुगुप्त। करेक्ट आंसर क्या होगा, विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की जाती है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, या फिर क्या बता सकते हो, कौटिल्य के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों, याद रख लेना। आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, लिख लेना बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ ले तो क्या बताना है, मौर्य वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, भारत के योजना आयोग को वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। याद रखना 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया, आंसर होगा 1 जनवरी 2015। आंसर क्या होगा, 1 जनवरी 2015। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2015 होगा। अब आपसे पूछ ले नीति आयोग का अध्यक्ष
नीति आयोग के अध्यक्ष, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अभी सीईटी में इससे हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान अध्यक्ष पूछे आपसे, वर्तमान अध्यक्ष या पहले के अध्यक्ष पूछ ले तो भी क्या बताना है? वर्तमान अध्यक्ष या पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी अध्यक्ष पूछे तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी होगा बच्चों। अब तक नीति आयोग की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? नरेंद्र मोदी है बच्चों। कौन है? नरेंद्र मोदी। ये सारी बातें लिखोगे। भारत में योजना आयोग को वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, 2015 में किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? देखो बच्चों, क्वेश्चन बोला है विश्व का एकमात्र देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं बच्चों। बाघ भी पाए जाते हैं, शेर भी पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका ऐसा, केन्या, चीन है या भारत है? भारत एकमात्र विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। शेरों के लिए प्रसिद्ध, पूछ ले आपसे, शेरों के लिए प्रसिद्ध तो गिर राष्ट्रीय उद्यान होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों शेरों के लिए प्रसिद्ध। राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ सर्वाधिक भारत में, भारत में बाघ सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं बच्चों। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब तक भारत में कितने? 54 बाघ आरक्षित रिजर्व क्षेत्र है बच्चे भारत में। अब तक भारत में कितने बाघ आरक्षित रिजर्व क्षेत्र है? तो आंसर देना है 54 है बच्चों। और भारत एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जिसके अंदर बाघ भी पाए जाते हैं और शेर भी पाए जाते हैं। शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। बाघ सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में कितने बाघ आपके राष्ट्रीय उद्यान है? तो 54 बाघ राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। कितने हैं? 54 राष्ट्रीय बाघ उद्यान है बच्चों। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लिख लेना सारी चीजें बच्चों, सारी बातें लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है बच्चों? डाकघर की बात की जा रही है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर पूछे आपसे तो क्या आंसर दोगे? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर पूछे आपसे तो आंसर देना आपको, क्या आंसर देना है? डाकघर, विश्व का तैरता हुआ डाकघर बच्चे, एकमात्र तैरता हुआ डाकघर वुलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बच्चों। वुलर झील कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। डल झील कहाँ पे? ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है बच्चों। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। ये झीलें याद हो जाएंगी चारों की चारों आपको। अब विश्व का एकमात्र बच्चों तैरता हुआ डाकघर आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कौन सा है? डल झील के ऊपर है। कहाँ पे बच्चों? डल झील। करेक्ट आंसर क्या होगा? डल झील होगा, जम्मू कश्मीर। डल झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर क्या है? डल झील पर स्थित है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है? डल झील पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डल झील होगा। जब वुलर झील पूछ ले, भारत की सबसे बड़ी बच्चे आपकी सबसे बड़ी झील है ये वुलर झील। डल झील जम्मू कश्मीर है, वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील उड़ीसा है। विश्व की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बच्चों। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन आया है क्या है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 6 अप्रैल को, 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। यह है बच्चों राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस बोल दिया एक ही बात है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछ लेता अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो क्या आंसर देते हो? 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? आपको आंसर देना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो आंसर देना है 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो आपको आंसर देना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 14 सितंबर होगा। आया हुआ एग्जाम में है बच्चों, उसकी लैंग्वेज है सारी की सारी। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में है, नई दिल्ली में, हैदराबाद में है या भुवनेश्वर में? खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? नई दिल्ली के अंदर है। आपसे पूछ ले भारत के प्रथम खाद्य मंत्री, भारत के प्रथम खाद्य मंत्री, भारत के प्रथम खाद्य मंत्री या कृषि मंत्री पूछ ले, खाद्य मंत्री बोल दे या कृषि मंत्री बोल दे, एक ही बात है बच्चों। कृषि मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कृषि मंत्री पूछ ले आपसे, यह भारत के प्रथम की बात हुई है। वर्तमान में कृषि मंत्री, वर्तमान भारत के कृषि मंत्री, तो आंसर क्या होगा बच्चों? शिवराज सिंह चौहान। कौन है बच्चों? शिवराज सिंह चौहान। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातें। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो आंसर देना बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चले, खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर होता है। अब सीआई बोलते हैं। अब सीआई का मुख्यालय, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका आंसर होगा बच्चों दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 14। लो जी, दोबारा से आ गया। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है? अभी तैरता डाकघर की बात हुई तो डल आपने किया था, डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अब की बार तैरता राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। गोंगामल राष्ट्रीय उद्यान है, नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान है, किबू लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान है या बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान है? किबू लामजाऊ। क्या आंसर होगा इसका? किबू लामजाऊ होगा, जो कहाँ पे है बच्चों? मणिपुर के अंदर है। जो कहाँ पे स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? किबू लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर स्थित है। इसके अंदर बच्चों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसके अंदर ही स्थित है। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे? मणिपुर के अंदर है। और इसके अंदर बच्चों लोकटक झील के अंदर स्थित है। ये मणिपुर लोकटक झील के अंदर स्थित है। और यहीं पे क्या है? भारत का सबसे एक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं पे स्थित है। याद रख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चों आप लोग। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है जैन धर्म दिलवाड़ा मंदिर, जैन धर्मों का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू, भुवनेश्वर, इंदौर, जयपुर। कहाँ पे? माउंट आबू। जैन धर्म का दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है बच्चों? माउंट आबू, सिरोही राजस्थान में स्थित है बच्चों। सिरोही राजस्थान में स्थित है ये मंदिर, राजस्थान में स्थित है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। लिख लेना बच्चों, सारी बातें लिख लेना। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो 2020 में अर्जुन पुरस्कार की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया बच्चों? 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख। अर्जुन पुरस्कार की राशि को 2020 में 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 15 लाख कर दिया गया। आपसे पूछ ले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछ ले आपसे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन कौन से सन की बात की जा रही बच्चों? 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई बच्चों। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई, याद रह जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार 2020 में जो राशि थी 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 15 लाख कर दी गई। इसकी शुरुआत पूछ ले तो आंसर देना बच्चों 15 लाख रुपए। इसकी शुरुआत कब होती है? 1961 में होती है। और राशि कितनी दी जाएगी वर्तमान में? 15 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, सोनल मान सिंह एक बड़े प्रसिद्ध नर्तकनी है। पूछा है क्वेश्चन के अंदर कौन से नृत्य से संबंधित है? सोनल मान सिंह एक प्रमुख नर्तकी है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का बच्चों, ये मणिपुर का है। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। और आंसर भी क्या होगा इसका? इसका आंसर भी क्या होगा? भरतनाट्यम होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम होगा। और सत्रिया कहाँ का बच्चों? आपसे पूछ ले तो असम का है।
सत्रिया कहाँ का है? असम का है। करेक्ट आंसर क्या था? सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध प्रमुख नर्तकी है, किसकी है? भरतनाट्यम की है। सोनल मानसिंह कौन से नर्तकी की है बच्चों? आपको आंसर देना भरतनाट्यम का। सारे नृत्य याद रखना, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? कौन से को बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन, 35वां, 38वां, 40वां। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें कुल कितने 2 भाग जोड़े गए थे? 2 अध्याय और कुल 9 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। 9 अनुच्छेद जोड़े गए थे, लिख लेना बच्चों, जोड़े गए थे। क्या क्या किया गया था? 1976 का 42वां संविधान संशोधन, उसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। इसके अंदर कुल कितने 1976 में होता है 2 अध्याय जोड़े गए थे और कुल कितने 9 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का 19वां, आंसर दीजिएगा क्या होगा? इसका आंसर दीजिएगा बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन का क्या है? राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चे? राज्यसभा का हमेशा प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति पूछे तो क्या बताओगे? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? राज्यसभा के आपके प्रधान बच्चे क्या है? सभापति है, जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री का पता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है बच्चे? आंसर होगा उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। वर्तमान में राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है बच्चों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है बच्चों। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा क्या है? क्वेश्चन समझो बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, या राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी बच्चों। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना, बताना कि कैसा लेवल था क्वेश्चनों का, कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है, आपको कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।